मेरा पति मेरी विधवा ननद को घर ले आया। मेरा पति रोज रात मेरी ननद के कमरे से बाहर निकलता हुआ मिलता। फिर एक दिन मैंने सोचा आज मैं भी अपनी ननद के कमरे में चली जाती हूँ। जब मैं ननद के कमरे में गई तो मेरा पति अपनी बहन के साथ। मेरे पति ऑफिस गए हुए थे और मैं घर के नौकरों के पीछे पीछे थी। घर का सारा काम मैं अपनी निगरानी में करवाती थी। मुझे शांति से बैठने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। शादी से पहले मैं पापा के साथ मिलकर उनका कारोबार संभालती थी, लेकिन शादी के बाद मैंने अपने घर को संभालना शुरू कर दिया और ऑफिस से खुद को दूर कर लिया। मैंने खुद को कारोबार के सभी फिक्रों से आज़ाद कर लिया। मेरे पति शेखर बहुत ही पढ़ा लिखा और काबिल इंसान थे। उसने बहुत ही अच्छे से हमारा सारा कारोबार संभाल लिया था और मुझे सभी चिंताओं से आज़ाद कर दिया था। मैं और शेखर एक बहुत ही बड़े बंगले में रहते थे, जो कि मेरे ही पापा ने मुझे मेरी शादी में गिफ्ट किया था। अभी मेरी शादी को 4 ही महीने हुए थे। ये 4 महीने मेरी ज़िंदगी के बहुत ही खुशी भरे थे। शेखर मेरा बहुत ही ख्याल रखते थे। मैंने मेड से बोलकर शेखर के दोपहर के खाने के बनाने के लिए बोल दिया, क्योंकि शेखर दोपहर में खाना खाने घर ही आते थे। शेखर के आने से पहले ही मैं तैयार हो गई। मैंने आज सोचा था कि मैं शेखर को ऑफिस वापस नहीं जाने दूंगी, बल्कि उनके साथ बाहर शॉपिंग करने जाऊंगी। शेखर आज घर आए तो वो अकेले नहीं आए थे, बल्कि उनके साथ एक औरत थी जिससे मैं पहली बार मिल रही थी। शेखर ने बताया कि वो औरत उनकी विधवा बहन अनुराधा है, जो अभी तक अपने ससुराल वालों के साथ रह रही थी, लेकिन अब उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया और शेखर के सिवा उसका कोई नहीं है। इसीलिए वो अनुराधा को मजबूरन हमारे घर ले आए ताकि वो हमारे साथ रह सके। शेखर ने इतने प्यार और इज्जत से मेरी तरफ देखते हुए मुझसे पूछा कि प्रज्ञा, क्या मैं अपनी बहन को तुम्हारे घर में रख सकता हूँ? अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो तुम चाहो तो मैं अनुराधा को सर्वेंट क्वार्टर में जगह दे देता हूँ, लेकिन मेरी बहन का मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मैं इसको अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। पहले ही उसको वक्त ने बहुत तकलीफ दिए हैं और जवानी में ही अपने पति से जुदाई का अकेलापन झेलने को मजबूर है। मैं इसे खुद से दूर नहीं कर सकता। शेखर के आंसू की नमी को देखकर मैं तड़प उठी। मैंने नाराजगी का जाहिर करते हुए कहा कि शेखर, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपकी बहन मेरी भी तो कुछ लगती है, और भला मैं अपनी ननद को सर्वेंट क्वार्टर में क्यों रखूँगी? हमारे घर में बहुत सारे रूम खाली हैं। इतना बड़ा बंगला है, इसमें आप जो कमरा चाहें अनुराधा को दे दीजिए। मेरी बात सुनकर शेखर का चेहरा खिल उठा और वो मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे, प्रज्ञा, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। मैंने शेखर से कहा कि अगर आपने दोबारा ऐसी बात कही तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगी। मैंने आगे बढ़कर अनुराधा को गले लगाया। मैंने शेखर से कहा कि आप इनको कमरे में ले जाइए, मैं सबके लिए खाना लगवाती हूँ। शेखर ने अनुराधा को हमारे बराबर वाला कमरा दे दिया और मैंने सबके लिए खाना लगा दिया। थोड़ी ही देर में शेखर और अनुराधा भी खाना खाने के लिए चले आए। मैं शेखर की बहन के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और ना ही आज तक शेखर ने कभी अपनी बहन के बारे में कोई जिक्र किया था। शेखर की बहन बहुत ही खूबसूरत और मासूम थी। वो सर झुकाए खाना खा रही थी और मैं उसकी तरफ देखकर मन ही मन सोच रही थी कि किस्मत ने इस बेचारी पर कैसा सितम ढाया है। भरी जवानी में ही बेचारी विधवा हो गई और कोई सहारा भी नहीं बचा है। थोड़ी देर के बाद शेखर जब कमरे में आए तो मैंने उनसे पूछा कि आपने आज तक तो अपनी बहन के बारे में कभी भी कोई जिक्र नहीं किया। आपकी बहन तो बहुत ही प्यारी है, आप मुझे पहले ही बता देते इस सब के बारे में तो मैं खुद ही अनुराधा को उसके ससुराल से ले आती। शेखर बोलने लगे कि अनुराधा ने अपनी मर्जी से शादी की थी और शादी के बाद मेरे माता पिता ने उससे अपने सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए थे। कुछ ही दिनों पहले ही मुझे पता चला है कि अनुराधा विधवा हो गई है और मुझसे नहीं रहा गया। मम्मी पापा के देहांत के बाद उसका और कोई नहीं है। मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ और मैं अनुराधा से मिलने उसके ससुराल चला गया। उसके ससुराल वालों का व्यवहार देखकर मैंने यही फैसला किया कि मैं उसे अपने साथ यहाँ ले आऊँगा। मैंने शेखर के कंधे पर अपना सिर टिकाते हुए बोला कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आपने बिल्कुल सही फैसला किया। आपकी बहन को हमारे घर में कोई कमी नहीं होगी।
मैं उसका बहुत अच्छा से ख्याल रखूंगी। शेखर मुस्कुराकर कहने लगे कि मुझे तुम पर खुद से ज़्यादा भरोसा है। मेरी शादी मेरे पापा की पसंद से हुई थी। मेरे पापा के ऑफिस में शेखर एक इंजीनियर की नौकरी करते थे। मेरे पापा उसकी मेहनत, ईमानदारी और लगन को देखकर बहुत पसंद करते थे। मैं अपने पापा की फैक्ट्री संभालती थी और पापा ऑफिस का काम संभालते थे। मेरी भी बहुत बार शेखर से मुलाकात हुई थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि शेखर मेरी ज़िंदगी के हमसफ़र बन जाएंगे। जब पापा की तबीयत खराब होने लगी और उनको लगा कि अब मेरी शादी कर देनी चाहिए ताकि उनको मुझे अपने घर में खुश देखकर सुकून मिले, तब पापा ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। हमारी बराबरी के परिवार में रिश्ता देखते देखते बहुत समय गुजर गया, लेकिन पापा को कोई भी लड़का पसंद नहीं आया क्योंकि हम बहुत अमीर थे। हम जैसे अमीर खानदान के बच्चे अपनी पसंद से शादी करते हैं या फिर किसी गलत संगत में जुड़ जाते हैं। फिर ना जाने क्यों एक दिन पापा ने मेरे लिए शेखर को चुन लिया। मेरे पापा ने जब मुझे शेखर के बारे में बताया तो मैं बहुत हैरान हो गई क्योंकि वो किसी भी तरह से हमारी बराबरी का नहीं था। पापा बोलने लगे, बेटा वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है और बहुत ही शरीफ लड़का है। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी कदर करेगा, तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कभी नहीं सोचेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी मेरे ऐसे इंसान से हो जो तुम्हारी कदर करे। शेखर से अच्छा मुझे और कोई नहीं लगा जिसमें मैं तुम्हारा रिश्ता कर सकूं। तुम मेरी करोड़ों की जायदाद की अकेली मालकिन हो। शेखर एक मेहनती और ईमानदार इंसान है। वो तुम्हारे साथ मिलकर मेरे कारोबार को बहुत आगे ले जाएगा और तुम दोनों बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकोगे। मेरे पापा ने शेखर के बारे में जो पता किया था उसके मुताबिक शेखर का कोई नहीं था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था बहुत पहले ही और वो अकेले ही अपने घर में रहता था। ये जानकर पापा और मैं बेफिक्र हो गए कि उसके साथ कोई रिश्ता जुड़ा हुआ नहीं है, इसीलिए उसका सारा वक्त और प्यार मेरे लिए होगा। पापा ने मौका देखकर हमारे रिश्ते की बात कर ली। पापा की बात सुनकर शेखर हैरान रह गया था। हम दोनों ने एक दो मुलाकात की और हमारी शादी पक्की हो गई। शेखर के कहने के मुताबिक पापा ने हमारी शादी बहुत ही धूमधाम से की थी। शादी के बाद मैं और शेखर पापा के दिए हुए बंगले में आकर रहने लगे। शेखर मेरा साथ पाकर बहुत खुश था। पापा की बात बिल्कुल सच साबित हुई थी। शादी के बाद पहले ही दिन से शेखर मेरी बहुत कदर करता था। अगर उसका बस चलता तो वो मुझे ज़मीन पर भी कदम नहीं रखने देता। शादी के बाद शेखर ने मुझसे कहा कि तुम घर पर आराम करो, ऑफिस और फैक्ट्री की जिम्मेदारी मैं संभाल लूँगा। मैं पापा के साथ मिलकर सब कुछ संभाल लूँगा। मैं बहुत समय से कारोबार संभाल रही थी और मुझे थोड़ा सुकून चाहिए था। शादी के बाद मुझे सुकून मिल गया जिससे मैं बहुत खुश थी। अब पापा भी बहुत बीमार रहने लगे थे, इसीलिए कभी कभी ऑफिस के चक्कर लगा दिया करते थे। सारा कारोबार अब शेखर ही संभाल रहे थे। शेखर ने पापा के कारोबार को बहुत ऊंची बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। मेरे दिन बहुत अच्छे से गुजर रहे थे और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। अब अनुराधा हमारी ज़िंदगी में आई तो हम 2 से 3 हो गए। अब रोज़ की तरह शेखर ऑफिस चले गए और मैं अपने घर के कामों को करवाने में लग गई। घर के काम के साथ ही मैं कभी कभी अनुराधा के कमरे में भी जाकर उससे बात कर लिया करती थी। मैं जब भी उसके कमरे में जाती तो वो खामोशी से मेरी बातें सुनती रहती और कुछ भी ना कहती। मुझे लगता शायद हालात ने उससे बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है और ये तकलीफ़ मुझे उसकी आंखों में दिखाई देती थी। मैं चाहती थी कि वो अपनी ज़िंदगी में वापस लौट जाए, इसीलिए मैं उससे बातें किया करती थी और उसे कमरे से बाहर आने को कहती थी। एक दिन शेखर शाम को ऑफिस से आकर अनुराधा के कमरे में गए। थोड़ी देर बाद उससे बात करने के बाद अपने कमरे में वापस आ गए और मुझसे कहने लगे कि तुम अनुराधा के कमरे में मत जाया करो, उसे कुछ वक्त के लिए अकेले छोड़ दो, वो खुद ही अपने गम से बाहर आ जाएगी। उसे किसी से भी अपने दुख के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता और तुम्हारे बार बार उससे बात करने से वो परेशान हो गई है और यहाँ से जाने की बात कर रही है। ये सुनकर मैं परेशान हो गई, कहीं शेखर मुझे ही गलत तो नहीं समझ रहे। इसीलिए मैंने उनसे कहा, मैं क्यों नहीं जा सकती अनुराधा के कमरे में? मैं तो उसको आम जिंदगी में लौटते हुए देखना चाहती हूँ। शेखर बोले, मैं जानता हूँ प्रज्ञा, तुम्हारा इरादा बिल्कुल साफ है, लेकिन उसको अभी अकेले रहना है। मैंने शेखर से वादा किया, अब मैं अनुराधा के कमरे में नहीं जाऊँगी।
वैसे भी आजकल मेरे पास बहुत ज़्यादा काम था। आजकल मैं बहुत जल्दी सोने लगी थी और सुबह भी मेरी आँख बहुत देर से खुलती थी। शेखर मेरे उठने से पहले ऑफिस जा चुके होते थे और अब मुझे बहुत थकान सी लगने लगी थी। अब तो मुझसे घर के काम भी सही से नहीं होते थे। ये तो शुक्र था कि सारा काम नौकर ही करते थे और सिर्फ मुझे ध्यान रखना होता था। मैं इस काम में भी थक कर चूर हो जाती थी। मेरा ज़्यादा वक्त अपने कमरे में ही गुजरने लगा था क्योंकि मुझे बहुत थकावट होती थी। मेरे घर के सभी नौकर पुराने थे और भरोसे के भी थे। मुझे कभी भी नींद आने लगती और बहुत थकावट रहती, लेकिन पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। पहले तो मैं अपना फैक्ट्री का काम और घर दोनों अच्छे से संभालती थी, लेकिन मुझे कभी भी इतनी थकावट महसूस नहीं होती थी। मेरी तबीयत इतनी अजीब रहने लगी कि मैंने अब रात को कॉफ़ी पीनी बहुत कम कर दी, जबकि मेरी आदत ऐसी थी कि मैं बिना कॉफ़ी के सोती भी नहीं थी। जब मैंने ये बात शेखर से कही तो बोलने लगे, मौसम बदल रहा है, शायद इसीलिए तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा होगा, तुम आराम करो। शेखर मुझसे इतनी मोहब्बत से बात करते कि मैं अपनी सारी तकलीफ भूल जाती। अब मैंने अनुराधा के कमरे में जाना पूरी तरह से छोड़ दिया था और वो खाना भी अपने कमरे में अकेले ही खाती थी। इसीलिए मैंने बहुत वक्त से उसकी शक्ल ही नहीं देखी थी। शेखर ऑफिस से आते ही उसके कमरे में चले जाते, उसके साथ कुछ समय वक्त बिताकर फिर अपने कमरे में आ जाते। मुझे उनका अपनी बहन के साथ वक्त गुजारने से कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन एक रात जब मेरी नींद खुली तो शेखर बिस्तर पर नहीं थे। मैं बहुत हैरान हो गई कि वो आधी रात को कहाँ चले गए हैं। जैसे ही मैं उन्हें देखने के लिए कमरे से बाहर निकली तो मैंने शेखर को अनुराधा के कमरे से निकलते हुए देखा। मैं हैरान थी कि आधी रात को अनुराधा के कमरे में शेखर क्या काम है। फिर मुझे लगा कि हो सकता है उसे देखने गए होंगे, इसीलिए मैंने उनसे कुछ नहीं कहा और इससे पहले कि वो मुझे देखते मैं पहले ही कमरे में आकर सोने के लिए लेट गई। अब ये सिलसिला चल निकला था। मेरी जब भी रात को आँख खुलती तो शेखर अपने कमरे में नहीं होते। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि शेखर का आधी रात को रोज़ अनुराधा के कमरे में जाना क्या ज़रूरी है, जबकि वो तो ऑफिस से आते ही अनुराधा के कमरे में जाते हैं। मुझे शेखर के बिना दोबारा नींद नहीं आती थी। मैं ऐसे ही लेटी रहती थी। एक रात ऐसे ही अचानक मेरी आँख खुली तो शेखर कमरे में नहीं थे और दोबारा मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे अनुराधा से मिले हुए काफ़ी समय हो गया था। मैंने सोचा नींद तो आ नहीं रही है, मैं भी उन दोनों के साथ ही बैठकर बातें कर लेती हूँ और आज अनुराधा से भी मिल लूँगी। मैं अपने कमरे से निकलकर अनुराधा के कमरे तक ही पहुँची थी कि अनुराधा का दरवाज़ा पूरी तरह से बंद नहीं था और अंदर का मंजर कुछ कुछ दिखाई दे रहा है। इस मंजर ने तो मेरे होश उड़ा कर रख दिए थे। मैं ये कभी भी नहीं सोच सकती थी कि शेखर अपनी बहन के साथ आधी रात को ये सब भी कर सकता है। मेरा वहाँ खड़ा होना मुश्किल हो गया था। अंदर से आती आवाज़ों ने तो मुझे बोलने की ताकत ही छीन ली थी। शेखर अनुराधा को सीने से लगाए बातें करने में मसरूफ़ थे। उन दोनों की बातों ने तो मुझे पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। आज उन दोनों के रिश्ते की सच्चाई मेरे सामने आ गई थी। अनुराधा बोल रही थी कि हम कितने दिन भाई बहन का ड्रामा करते रहेंगे और कितने दिन मैं अपनी ही सौतन को अपने सामने बर्दाश्त करती रहूँगी। मैं जब भी उसकी शक्ल देखती हूँ तो मेरा खून खौल उठता है। मेरा मन करता है कि मैं प्रज्ञा को इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूँ। शेखर बोलता है, इसीलिए तो मैंने प्रज्ञा का तुम्हारे कमरे में आना बंद करवा दिया है। मुझे बस इसी बात का डर लगा रहता है कि तुम गुस्से में कभी प्रज्ञा को सारी सच्चाई ना बता दो। बस कुछ दिनों की बात है, फिर ये सारी दौलत हम दोनों पति पत्नी की हो जाएगी। अनुराधा ने बोला कि मैं इसीलिए तो अभी तक चुप हूँ, लेकिन आपको पता है जब आप उसके कमरे में होते हो तो मुझे कैसा लगता होगा। शेखर उसको बोल रहे थे कि अनुराधा तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही तो किया है। मेरे लिए भी किसी और औरत के साथ रहना मुश्किल है। मैंने प्रज्ञा के बाप को कुछ दिनों से चाय में जहर देना शुरू कर दिया, जिससे वो पहले से भी ज़्यादा बीमार रहने लगे हैं और कुछ दिनों से प्रज्ञा की कॉफ़ी में भी मैंने वही जहर मिला दिया है, जिससे उसको सारे दिन थकावट महसूस होती है और वो सोती रहती है। उसी का फ़ायदा उठाकर मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि प्रज्ञा बिना कॉफ़ी पिए नहीं सोती है। कॉफ़ी पीने के बाद वो बेहोशी की हालत में होती है, जिससे मुझे तुम्हारे पास आने का मौका मिल जाता है।
कॉफ़ी पीने के बाद वो देर तक सोती रहती है। बस तुम कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो, फिर प्रज्ञा और उसके बाप का किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और फिर हम दोनों इस बड़े से बंगले में आराम से रहेंगे। शेखर अपने दिल की बात अनुराधा से कर रहा था। वो दोनों अपनी मोहब्बत का इजहार बहुत ही प्यार से कर रहे थे और मैं पूरी तरह से टूटी हुई दीवार से टेक लगाकर खड़ी थी। मैं कैसे यकीन कर लेती कि मेरे पापा ने जिस आदमी को सीधा सादा और शरीफ इंसान समझकर मेरे लिए चुना था, वो तो बहुत ही बड़ा धोखेबाज था। मैं शेखर के लिए एक पैसों की लॉटरी थी जिससे उसकी ज़िंदगी बदल सकती थी। मेरे पापा को भी उसने मौत के करीब पहुंचा दिया था और तो और वो ऐसा जहर था जिससे डॉक्टर भी पता नहीं लगा पाए। वो जल्दी ही मुझसे छुटकारा पाना चाहता था। उससे बहुत अच्छे से मालूम था कि मेरे और पापा की मौत के बाद सब कुछ उसके नाम हो जाएगा, क्योंकि हमारा और कोई नहीं था। इसीलिए वो हमारे आगे अच्छे बनने का नाटक करता रहा। मुझे एकदम से चक्कर आने लगे। मेरे शरीर में कमजोरी तो बहुत दिनों से थी, इसीलिए मैं लड़खड़ाकर गिर गई। शेखर और अनुराधा को मेरे गिरने से मेरे होने का एहसास हुआ और उन दोनों के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। शेखर को तो इस बात का पता भी नहीं था कि मैं पिछले कई दिनों से कॉफ़ी पी ही नहीं रही थी, इसीलिए मुझे रात को नींद भी नहीं आ रही थी। मैं कॉफ़ी सुबह में पी रही थी, इसीलिए सारे दिन नशे में रहती थी। शेखर मेरे पास आया और हैरत से बोलने लगा, प्रज्ञा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो अनुराधा को देखने आया था। शेखर को ये महसूस ही नहीं हुआ था कि मैंने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। उन दोनों को एक साथ देख लिया था, लेकिन ये सही समय नहीं था कि मैं शेखर को ये बताऊं कि मैं उन दोनों की सच्चाई जान चुकी हूँ। इसीलिए मैंने झूठ का सहारा लिया और कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए उसे बुलाने आई थी, लेकिन मुझे चक्कर आ गया। शेखर मरे हुए मन से मेरे साथ हमारे कमरे में आ गया। सारी रात मैंने अपने आंसुओं को बहुत मुश्किल से रोक रखा था। जैसे ही सुबह हुई शेखर ऑफिस चले गए और मैंने मौका देखकर एसएचओ को कॉल किया, जो कि मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे। मैंने उनको शेखर की सारी सच्चाई बताई और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। थोड़ी ही देर में वो कुछ पुलिस वालों के साथ मेरे बंगले पर आ गए। सबसे पहले उन्होंने अनुराधा को उसके कमरे में बंद कर दिया। मैंने कॉफ़ी के जार को कब्जे में ले लिया और उस जार को जांच के लिए लैब भेज दिया, जिससे कि ये साबित हो सके कि शेखर ने मुझे जहर देने की कोशिश की है। एक लेडीज़ कांस्टेबल ने अनुराधा से भी पूछताछ शुरू कर दी और उसने भी एक रट्टू तोते की तरह सच बोलती चली गई। शेखर जानता था कि मेरे पापा मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं, इसीलिए उसने अनुराधा को छोड़कर दूसरी जगह किराए का घर लिया। जानबूझकर पापा की नज़रों में हीरो बन गया। कुछ उसकी किस्मत ने भी साथ दिया और पापा को उसने अपने जाल में फंसा लिया। अनुराधा और शेखर ने लव मैरिज की थी और अब दोनों गरीबी से परेशान हो चुके थे। अब उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी थी, इसीलिए उन दोनों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने का फैसला लिया। शेखर इस कदर आगे बढ़ गया था कि उसने मेरी और पापा की जान लेने की कोशिश की। अनुराधा के बयान ने सारे राज से पर्दा उठा दिया था। अब शेखर को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। मैंने उन दोनों पर मुकदमा दर्ज कर दिया और अपने पापा का इलाज करवाना शुरू किया, लेकिन उनके शरीर में इतना जहर जा चुका था कि उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। आज शेखर और अनुराधा अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं। मैंने नए सिरे से पापा का कारोबार देखना शुरू कर दिया था। मैं और पापा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। कभी कभी लोग सीधे दिखते हैं, वो वैसे बिल्कुल भी नहीं होते। इसीलिए जब भी अपनी बेटियों की ज़िंदगी का फैसला करें तो बहुत अच्छे से छानबीन करके करें। पता नहीं किस बेस में कौन है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पुराने हैं तो कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ कहानियों को शेयर कर दिया करें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।